चैप्टर 1 पहली मुलाकात। भोपाल। एक खूबसूरत और आलीशान विला में एक खूबसूरत जवान लड़का अपनी मजबूत कमर पर टॉवल लपेटे बाथरूम से तेजी से बाहर निकला। उसकी खूबसूरत गहरी नीली आंखों में लाल डोरे सी नसें तनी हुई थी। उसका लंबा चौड़ा शरीर अलग ही आभा बिखेर रहा था। वो किसी परी कथा के सुंदर राजकुमार जैसा था। डैम इट, उसने नीचे देखा और गुस्से से बड़बड़ाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त और गुस्से से भरे थे। उसने अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। पहली ही रिंग पर कॉल पिक होते ही उसने कहा, हर्षद, मेरे लिए एक वजन लड़की ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, जल्द से जल्द। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद उसके असिस्टेंट की हैरानी और घबराहट भरी आवाज आई, सर आप सच में ऐसा चाहते हैं? अपने असिस्टेंट के सवाल की वजह वो समझ चुका था। अपने काम में दिन रात बिजी रहने वाला बॉस अचानक आधी रात को किसी लड़की की डिमांड करेगा तो हैरानी तो होनी ही थी उसे। उसने ना चाहते हुए भी उसे एक्सप्लेन किया, मैंने एक पार्टी में कुछ गलत पी लिया है, अब जल्दी करो। उसकी गहरी आवाज में बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी। ठीक है सर, मैं करता हूँ। उसका असिस्टेंट उस कोल्ड वॉइस को सुनकर ही उसके चेहरे पर मौजूद भावों की कल्पना कर सकता था। फोन कट चुका था और अब वो लड़का बेचैनी में अपने बालों में अपने हाथ घुमा रहा था। इस वक्त उस शख्स का शरीर किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसने अपने अंदर की बेचैनी को कम करने के लिए टेबल पर रखा ठंडे पानी का पूरा ग्लास एक सांस में खाली कर दिया, लेकिन शायद उसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसने एक सिगरेट निकाली और बालकनी की ओर चला गया। उस विला से कुछ दूर स्ट्रीट लाइट से चमचमाती सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लंबी पतली सी लड़की खड़ी थी। बदन से चिपका हुआ फ्लोरल गाउन पहने, अपने बगल में एक सनहेड संभाले हुए उस लड़की ने कंधे पर एक साइड से होते हुए कमर की दूसरी साइड तक एक बैग टांगा हुआ था। उसके हाथों में आधी तिरछी लकीरों से भरा एक मैप था, जिसे वो उस पीली मध्यम रोशनी में बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर बकान और परेशानी साफ झलक रही थी। वो लड़की एक ट्रिप पर थी। ये थी अनामिका। अनामिका गुजरात के एक अमीर और संपन्न परिवार से थी। इस वक्त वो रास्ता भटक गई थी, लेकिन उसके लिए उससे भी बुरा ये था कि उसका फोन भी डेड पड़ गया था और उसे अभी तक एक भी इंसान कहीं नजर नहीं आया था जिससे वो कोई मदद मांग सके। आसपास पसरे सन्नाटे की देख वो जितनी घबराई हुई थी उतनी ही हैरान भी थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां आलीशान घर बने हैं, महंगे होटल्स और प्राइवेट विला है। उसकी इधर उधर बेचैनी से घूमती नजरें मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी। उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दूर और चलने के बाद सुनहरी रोशनी से नहाती कुछ दीवारें उसे नजर आने लगी। उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज की। वो अब एक बड़े से आलीशान विला के मेन गेट सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव तैर गए। वैसे तो ये विला बहुत आलीशान और हाई क्लास लग रहा था। उसे काफी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त वो अपने होटल लौटने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने कुछ सोचकर डोर बेल बजा दी। अगले कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा एक आवाज के साथ खुल गया। उस आवाज ने जैसे उसका दिल भीतर तक कंपा दिया था। दरवाजा अपने आप खुला। वहां उसके अलावा अभी भी कोई नहीं था। उसने कुछ देर इंतजार भी किया ये जानने के लिए कि उस घर का मालिक दरवाजा खोलने के बाद बाहर आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी बाहर नहीं आया। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं लग रहा ये हाउस ओनर? अनामिका धीरे से बुदबुदाई। उसने एक कदम अंदर रखा। वो अब एक हॉल में खड़ी थी। शान और शौकत और चकाचौंध से भरा हॉल किसी पैलेस जैसा लग रहा था। अनामिका की हैरान नजरें बहुत ध्यान से इधर उधर देख रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। हेलो, कोई है यहाँ? उसने पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये कैसे हो सकता था? लाइट्स ऑन थी और किसी ने उसके लिए दरवाजा भी खोला था, यानी कोई तो होगा इस विला में। सामने सीढ़ियां थी। अनामिका ने एक एक कर सीढ़ियों चढ़ना शुरू किया। सुनिए, क्या कोई है यहाँ? वो मैं, अनामिका कहते कहते रुक गई। वो इस वक्त एक बड़े से बेडरूम के बाहर खड़ी थी। उस कमरे की लाइट्स ऑन थी। अब उसे किसी के होने का पूरा एहसास हो रहा था। उसके माथे पर चिता और घबराहट की लकीरें खींच गई। वो पिछले आधे घंटे से रास्ता ढूंढ रही थी। अब रात भी हो चली थी। अगर उसे यहाँ भी कोई नहीं मिला पता बताने के लिए तो उसे आज की रात खुले आसमान के नीचे बितानी होगी। हेलो, इज एनीवन देयर? बेडरूम के आधे खुले दरवाजे के अंदर झांकते हुए उसने पूछा, और तभी अचानक किसी ने बहुत ताकत से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे कमरे में खींचना शुरू कर दिया। अगले ही पल कमरे की लाइट्स बंद हो गई। आह, कौन हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? अनामिका ने डर कर घबराते हुए पूछा।
उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। शट अप, एक आदमी की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। तुमने लाइट क्यों बंद की? अनामिका की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। कहीं वो किसी साइको के चंगुल में तो नहीं फंस गई? क्या वो अब उसे मारने वाला है? उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा। क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। उस आदमी की कोल्ड वॉइस फिर से गूंजी। उसके बात करने का लहजा बहुत ही घटिया था, जैसा वो उससे कितनी नफरत करता हो। वह सोच रहा था कि इस लड़की को उसके असिस्टेंट ने भेजा है, जो सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी करेगी। उस आदमी ने उसे उठाकर बेड पर फेंका तो वो डर से कांप गई। अगले ही पल उसका भारी भरकम शरीर अनामिका के ऊपर आ गया। अनामिका का दम घुटने लगा। वो एक बार फिर जोर से चिल्लाई, आहा। अनामिका ने पूरी ताकत लगाकर उसको धक्का देने की कोशिश की। यू बास्टर्ड, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, वो गुस्से और डर से चीख उठी। उसकी चीखें और उसका डर अगले ही पल उस आदमी ने दबा दिया। उसके होंठ अब उस आदमी के होंठों की गिरफ्त में थे। अनामिका का जहन घृणा से भर उठा था। उस शख्स को शोर से और ऐसी औरतों से नफरत थी जो अपना काम ठीक से ना करती हो। उसके लिए वो बस एक खिलौना थी जो उसके दरवाजे तक पहुंचाई गई थी। फिर किस हक से वो उसे इनकार कर रही थी? वो उसे एक पैसा भी कम नहीं देगा, बल्कि उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा देगा। उस लड़की से आती भीनी भीनी महक ने उसके गुस्से को लालच में बदल दिया था। वो उसे अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। अनामिका की आंखें बड़ी हो गई थी। वो उसे जगह जगह छू रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे धक्का मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। अनामिका की सिसकियों गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लाचारी और मायूसी से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो ये भी नहीं जानती कि ये आदमी कौन है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो खतरे में है। उसका खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल है। वो आदमी कैसा दिखता है उस अंधेरे में, ये देखना भी मुश्किल था। उस शख्स की कर्कश और ठंडी आवाज उसके दिल में डर की लहर पैदा कर रही थी। ऊपर से वो जिस तरह उसे टच कर रहा था, ये चीजें उसे घृणा से भर दे रही थी। उस आदमी के शरीर से आती तेज गंध अनामिका का डर बढ़ाने के साथ साथ उसे बेचैन कर रही थी। उसका दम घुट रहा था। अनामिका को एहसास हो चुका था कि ये रात उसके लिए कभी ना भूलने वाली रात होने वाली है। अनामिका अपनी शादी से पहले एक ट्रिप पर निकली थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कभी ये दिन भी आएगा। बाहर हॉल में वो दूसरी लड़की आ चुकी भी। उसने जब सीढ़ियों पर किसी लड़की की दर्द से तड़पती आवाज सुनी और साथ ही किसी आदमी की वाइल्ड वॉइस सुनी तो वो डरकर उल्टे पैर वहां से निकल गई। उस रात अनामिका की जिंदगी में वो सब बर्बाद हो रहा था जिसकी कल्पना उसने अपने प्यार के साथ की थी। वो लम्हे जो भी निशांत अपने होने वाले पति के साथ जीने वाली थी, आज उन्हें कोई और बर्बाद कर रहा था। वो सब जो अपनी शादी की पहली रात से शुरू करने के लिए उसने अब तक संभाला हुआ था, वो सब खत्म हो चुका था। उस रात वो शख्स भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। अपने बिस्तर पर मौजूद लड़की का वजूद, उसकी खुशबू उसे इस कदर मदहोश कर रही थी कि उसकी चीखें भी उसके कान नहीं सुन पा रहे थे। कुछ घंटे बाद वो उस लड़की को चिस्तर पर बेहोश छोड़कर बाथरूम में चला गया। वापस आने पर उसने देखा कि वो लड़की अब वहां नहीं थी। वो जा चुकी थी। उसके जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो उसने उसका चेहरा ही देखा था, ना ही वो उसके बारे में कुछ जानना ही चाहता था। वो उसके लिए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस थी। अगर वो उसे देख भी लेता तो उसे सिर्फ गुस्सा ही आता और वो उसे खुद पैसे देकर यहाँ से चले जाने को कहता। वो उस रात के बारे में भूल जाना चाहता था। खिड़की से आती चांद की रोशनी की ओर देख उसने सुकून भरी एक ठंडी सांस ली और अपनी कमर पर लपेटा टॉवल उसने सोहे पर फेंक दिया। उसे अब नींद आने लगी थी। सोने के लिए जब उसने बेड पर पड़ा ब्लैंकेट हटापा तो अचानक ही उसकी नजर बेडशीट पर लगे लाल धब्बों पर पड़ी। पल भर के लिए वो हैरान रह गया। उसने अपने असिस्टेंट को एक वजन लड़की लाने को कहा था और मैं लड़की वजन थी। अगली सुबह अनामिका के लिए और दिनों जैसी सुबह नहीं थी। उसकी आंखें सूज गई थी। वो रात भर रोई थी। उसे कुछ समझ नहीं जा रहा था कि वो क्या करे। उसके दिल में सबसे पहला ख्याल जिस इंसान का आया वो था उसका फियोंसे निशांत। उस विला से निकलने के बाद बिना समय गंवाए वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वो उस जगह से निकल गई और फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में गुजरात पहुंच गई। इस वक्त वो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से उसमें बैठ गई। ड्राइवर ने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। उसने निशांत का एड्रेस उसे थमा दिया। टैक्सी चल पड़ी थी। उसने अपना सिर गाड़ी की खिड़की पर टिका दिया। उसकी सूनी आंखें बाहर तेजी से गुजरती हर चीज को देखे जा रही थी। सब कुछ बेरंग लग रहा था।
सारी दुनिया चल रही थी, उसके बावजूद वो थम सी गई थी कहीं। उसके लिए उसका सब कुछ खत्म हो गया था। जिंदगी फीकी और बेमतलब लग रही थी। वो बस अपनी एक उम्मीद और भरोसा लिए निशांत के पास जाना चाहती थी, ताकि उसे सब कुछ बता सके। उसे पूरा भरोसा था कि वो उसकी हालत को समझेगा, उसे समझेगा। उस रात जी हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था जो अब कभी अनामिका की जिंदगी से नहीं जाएगा। वो रात उसे जिंदगी भर तकलीफ देगी। वो नहीं जानती कि जब वो निशांत को देखेगी तो उससे क्या कहेगी, कैसे बताएगी सब कुछ, लेकिन वो बस एक बार उसे देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। 2 हफ्ते बाद अनामिका और निशांत की शादी होने वाली है। वो उसे धोखा नहीं देना चाहती। कितने सालों से वो इस रिलेशनशिप में है। स्कूल टाइम से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर इतने वक्त के बाद उनकी फैमिली उनकी शादी के लिए मान गई थी। शादी से पहले वो एक बार भोपाल की कुछ खास जगहों पर घूमना चाहती थी। वो हमेशा से आजाद ख्यालों की लड़की थी, इसलिए उसके डैड के काफी मना करने के बाद भी उसने अकेले भोपाल जाना चुना था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि लौटते वक्त वो अपने साथ ऐसा जख्म लेकर आएगी जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे जब अनामिका की टैक्सी एक खूबसूरत विला के बाहर रुकी। उसने जल्दी से ड्राइवर को पैसे दिए और बिना चेंज लिए तेजी से आगे बढ़ गई। उसने सोचा निशांत इस वक्त सो रहा होगा, डोरबेल की आवाज उसकी नींद खराब कर देगी, इसलिए उसने छोटे दरवाजे से जाने का सोचा। ये दरवाजा विला के दूसरी ओर था और छिपा हुआ था। धीरे से दरवाजा खोलकर भी अंदर दाखिल हुई। कुछ कदम चलने के बाद वो एक हॉल में पहुंच गई थी। हॉल में सामने ही सीढ़ियों थी। वो सीढ़ियों चढ़ने लगी। कल रात का भयानक हादसा जहां अनामिका के जहन को कुरेद रहा था, वहीं इतने दिनों की थकान और निशांत को देखने की चाहत ने उसकी आंखें भिगो दी। उसके चलने की रफ्तार और दुगनी हो गई थी। वो खुद को बस निशांत की बाहों में छोड़ देना चाहती थी। वही एक जगह थी जहां उसे हद से भी ज्यादा सुकून मिलता था। निशांत के बेडरूम के बाहर पहुंचते ही उसके लिए अब एक पल की देरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बस सोते हुए निशांत को देखने की चाहत लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा था जिसने उसके होठों की मुस्कुराहट को छीन लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। चैप्टर 2 धोखा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए बेडरूम का दरवाजा खोला था, लेकिन दरवाजे के खुलते ही जो उसके सामने था उसे देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, उसका होने वाला पति किसी लड़की की बाहों में बाहें डाले सो रहा था। उन दोनों के शरीर पर नाम मात्र के लिए भी कपड़ा नहीं था। शर्म से उसकी नजरें बस झुकने ही वाली थी कि उसने देखा कि यो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही सौतेली बहन थी, अपराजिता, जो उससे बस 1 साल छोटी है। उस कमरे की और उन दोनों की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो दोनों किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। उनके कपड़े बेड के इधर उधर पड़े थे और एक अजीब सी गंध उस जगह फैली हुई थी। अनामिका की सांसें भारी होने लगी। उसकी आंखें फैल गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह बंद किया और कमरे से बाहर भागी। अनामिका बिना एक पल भी वहां रुके सीधा उस विला से बाहर निकल आई थी। बाहर आते ही वो एक बेंच पर धम से जा बैठी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जो उसने कुछ देर पहले देखा था। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी जो कुछ भी उसने देखा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका प्यार उसकी अपनी बहन के साथ एक बिस्तर पर था, ये बात उसके दिल में किसी शूल की तरह चुभ रही थी। क्यों निशांत, क्यों किया तुमने ऐसा? अनामिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसके गले की नसें तक फूल आई थी। उसकी आंखें पहले ही रोने की वजह से सूजी हुई थी और अब तो वो वापस से लाल पड़ गई थी। निशांत और अपराजिता को उस हाल में देखने के बाद तो वो खुद के साथ हुए उस हादसे को भी भूल गई थी, लेकिन घर लौटने के ख्याल ने उसके ताजा जख्म को बुरी तरह कुरेद दिया। आज उसकी जिंदगी का कितना मनहूस दिन है। कल उसके साथ उस शख्स ने जो किया उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकेगी, लेकिन आज उसने अपना प्यार भी खो दिया। उसका भरोसा इस तरह टूटेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अनामिका काफी देर बाद अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें अचानक ऐसे सूख गई जैसे वो आंसू उसके थे ही नहीं। उसके चेहरे पर निराशा और बेबसी साफ दिख रही थी। अंदर का गहरा जख्म आंखों में उतर आया था। वो अपनी जगह से उठी और चल पड़ी। वो कहाँ जाने वाली थी, क्या करने वाली थी, उसे कुछ नहीं पता था। वो बस चल रही थी। एक एक पल, एक एक सांस उसे बोझिल लग रही थी। कभी रात की बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी तो कभी दिन में देखा वो बेडरूम उसे नजर आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर निशांत से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसमें अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
अनामिका ने जो भी देखा उसके लिए वो निशांत से नफरत करना चाहती है। चलते चलते कब वो इतनी दूर आ गई उसे पता भी नहीं चला। वो अब अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी। अनामिका को अपनी जिंदगी बस अंधेरों से भरी दिख रही थी। अपनी छलछला आई आंखों को पोंछकर जब उसने सामने देखा तो वो एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो काफी देर तक उस स्टैंड पर ही बैठी रही। सुबह का सूरज अब तक दोपहर की धूप में बदल चुका था। उसके सामने की रोड एक पल के लिए भी खाली नहीं हुई थी। तेज रफ्तार गाड़ियां उसके सामने से सायम की आवाज से साथ निकल जा रही थी। लेकिन अनामिका को तो जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। हेलो मैडम, क्या वापस एयरपोर्ट जाना है आपको? सामने अचानक एक टैक्सी आकर खड़ी हुई थी। अनामिका ने नजर उठाकर देखा। वही टैक्सी वाला था जो सुबह उसे एयरपोर्ट से लेकर आया था। आप आने चाहे तो आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां आप कहेंगी, उस टैक्सी ड्राइवर ने फिर कहा। अनामिका शून्य भाव से उसे देखे जा रही थी। उसकी बात अनामिका को सुनाई तो पड़ी, लेकिन उसे क्या कहना चाहिए क्या करना चाहिए ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। मैडम आना है तो आ जाए, वरना मुझे आगे भी सवारी उठानी है। उस टैक्सी ड्राइवर की बात फिर से उसके कान में पड़ी और वो भारी मन से उठ खड़ी हुई। एयरपोर्ट ही चलना है ना मैडम? अनामिका के टैक्सी में बैठते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने पूछा तो अनामिका ने सिर हो में हिला दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। अनामिका का सिर फिर इस बार उसकी खिड़की के कांच पर था। फिर एक बार सारी दुनिया उससे आगे भाग रही थी और वो एक बार फिर वही ठहर गई थी। सब कुछ उसके दिमाग में किसी रोलर कोस्टर की तरह घूम रहा था। एक पल में उसे रात याद आती तो अगले ही पल में निशांत का बेडरूम और उस बेडरूम में बेड पर लेटे वो दोनों याद आते। कभी हंसती मुस्कुराती खुद की छवि याद आती और फिर अचानक उस छवि के साथ निशांत और उसका साथ वक्त बिताना याद आता। लेकिन अगले ही पल उसे उस विला में जाती अनामिका दिखती और उसकी आंखें छलछला जाती। सब धुंधला पड़ जाता उसकी आंखों के पानी से। उसका दिल करता कि वो पीछे जाकर वक्त बदल दे और रोक दे अनामिका को उस विला में जाने से। लेकिन जैसे ही उसे ये ख्याल आता उसके सामने फिर से उसकी बहन और उसका मंगेतर एक बिस्तर पर बिना कपड़ों के नजर आने लगते। आखिर अपने कौन से फैसले को गलत ठहरा में, विला में जाने को, ट्रिप पर जाने को, या निशांत पर भरोसा करने को? क्या ये मेरी गलती है कि मुझे ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो मेरी ही बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था, या इस बात के लिए खुश हो कि शादी से पहले मुझे उसका सच पता चल गया? लेकिन क्या मतलब रह गया अब हर चीज का? ना मैं वो रही जो मैं थी, ना मेरे पास अब कुछ बचा है, यो मन ही मन कह रही थी। ना जाने कब उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, उसे पता भी नहीं चला। लेकिन अब वो अपना आपा भी खो बैठी थी। उसने गाड़ी की खिड़की के कांच पर हाथ मारा और रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों मैं ही क्यों? टैक्सी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो अचानक अनामिका के रोने की आवाज सुनकर डर गया। उसने पीछे मुड़कर अनामिका से पूछा, मैडम आप ठीक तो है? अनामिका उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही शांत हो गई। उसने अपनी सिसकी बंधती आवाज के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन हो में हिलाई। अनामिका ने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद टैक्सी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। अनामिका ने ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी से उतर गई। वो कुछ देर तक एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बस आसपास देख रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई। भोपाल। इधर दूसरी तरफ भोपाल में विला में जब उस लड़के की आंख खुली तो सूरज उसके सिर पर था। सूरज की तेज रोशनी से नजरें मिलते ही उसकी आंखें मिचमिचिया गई। उसने अपनी आंखों को हाथों से रगड़ा और उठ बैठा। उठते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो हॉल में बैठे लड़के पर नजर गई। वो लड़का उसे देखते ही सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। ये उसका असिस्टेंट हर्षद था जिसे उसने कल रात एक लड़की लाने का फरमान सुनाया था। गुड मॉर्निंग, उस लड़के ने मुंह बिचकर उसे जवाब दिया और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। टेबल पर रखी पानी की बोतल उसने मुंह से लगा ली। बॉस कैसी रही आपकी कल की रात? आई मीन आप सेटिस्फाइड तो? हर्षद की बात पूरी होती उससे पहले ही एक ही सेकंड में उसे अपनी कल की पूरी रात याद आ गई और अचानक ही उसके मुंह से सारा का सारा पानी बाहर निकल आया। शट अप, उसने जल्दी से पलटकर हर्षद से कहा। उसकी आवाज उस हॉल में गूंज गई थी। हर्षद उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सहमसा गया। यहाँ किस लिए आए हो? उसने वापस बोतल मुंह से लगा ली। वो बॉस आपका शेड्यूल, आज आपकी मीटिंग्स है एंड शाम को पार्टी है। मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा, ऑफिस से किसी को सॉरी के साथ भेज देना। और हाँ, तुम वर्मा वाली मीटिंग मीनाक्षी के साथ अटेंड कर लेना। ओके सर।
हर्षद ने कहा और जाने ही वाला था कि तभी वो रुका और उसने कहा, सर वो आपकी न्यूजीलैंड वाली ट्रिप जो 1 हफ्ते बाद है उसके लिए आपको टीम फाइनल करनी है। अरे वही लिस्ट फाइनल कर लो, और ये सब तुम ऑफिस में देखा करो, ये तुम्हारा काम है। कहकर वो लड़का उस विला में बने जिम की ओर चला गया। बाप रे, ये रुद्र बॉस ना जब तक सामने रहते हैं सांस भी ठीक से लेना मुश्किल लगता है। एक तो इनकी अट्रैक्टिव बॉडी ही दिमाग को जाम कर देती है, ऊपर से इनके हैंडसम फेस पर इनका डेंजर ऑरा। हर्षद अपने दोनों हाथों से अपने कानों को छूता हुआ वहां से बाहर चला गया। गुजरात गांधीनगर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशांत की जब आंख खुली तो उसने खुद को किसी के साथ सोता पाया। उसे लगा था कि उसके साथ अनामिका है। हालांकि जब अगले पल उसकी नजर उस लड़की के शरीर पर गई और फिर उसके चेहरे पर, तो उसने एक ही झटके में उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो बिस्तर पर उठ बैठा और अपना सिर पकड़ लिया। आह, मेरा सिर इस दर्द से फट जाएगा। बेबी क्या हुआ? अपराजित जल्दी से उठी और उसने उसके सिर को छुआ, लेकिन निशांत ने एक झटके से उसका हाथ दूर झटक दिया और अचानक उसकी नजर अपराजित के शरीर पर गई जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। निशांत का दिमाग ही घूम गया। ये तुम यहाँ क्या हुआ है यहाँ? उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उसकी जबान तक लड़खड़ा रही थी। उसने अपनी नजरें फेर ली। बस भी करो निशांत, क्या गलत है? और फिर तुम खुद को देखो, एक बात सब समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ। अपराजिता के कहते ही उसका ध्यान अब खुद पर गया तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। ये मैं? निशांत की बॉडी पर भी एक कपड़ा तक नहीं था। अब तक उसकी कमर से नीचे तक बस ब्लैकेट ही था जो उसने अभी हटाया था। तुमने और मैंने एक हसीन रात बिताई है निशांत, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपराजिता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। छी, हटो यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती? निशांत ने फिर से उसको खुद से दूर झटक दिया। इसमें धर्म की क्या बात है? तुम्हें जिसकी जरूरत थी वो तुम्हें मिल गया और मुझे तुम। अपराजिता के हाथ बड़ी बेहयाई से निशांत के सीने पर घूमने लगे। निशांत ने अगले ही पल उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूर करके अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर तुमने क्यों किया ऐसा? ओह बस करो निशांत, आखिर क्या रखा है उसमें? वो तो बस ढूंढ करना जानती है। मुझे देखो, तुम्हारी खुशी किसमें है ये मैं कितने अच्छे से जानती हूँ, और एक वो है जिसका शादी के बाद वाला ड्रामा ही खत्म नहीं होता। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ ये जानते हुए भी तुम इस हद तक गिर गई। निशांत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। उसने झुककर अपने कपड़े उठाए और पहनने लगा। इसे गिरना नहीं कहते निशांत, इसे ख्वाहिश पूरी होना कहते हैं। ये वो था जिसकी जरूरत खुद तुम्हें भी थी, और मेरा यकीन करो निशांत, तुम कल रात जरूरत से ज्यादा बेकाबू थे। शट अप। निशांत ने एकदम से उसका गला पकड़ लिया। अगर एक और लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अनामिका का हूँ, सिर्फ अनामिका का। समझी तुम? और तुमने जो किया है ना, इसकी सजा तुम अब उसके नहीं रहे निशांत। अपराजित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। कल की रात के बाद तुम उसके नहीं रहे, अब तुम मेरे हो। जरा बताओ, कैसे बताओगे उसे कि मैं तुम्हारे विला में, तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे साथ रात भर क्या कर रही थी? वैसे मैंने सोचा है जब वो वापस आएगी तो मैं खुद ही उसे सब कुछ बता दूंगी। आखिर ये सब जानना उसका हक है ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए। सोचो निशांत, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम अब उसके लायक नहीं रहे। तुमने उसे धोखा दिया है। बस करो। निशांत ने उसका गला लगभग दबा ही दिया था। अगर तुमने उससे कुछ कहने की हिम्मत भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशांत ने उसे एक झटके से छोड़ा तो अपराजिता बेड पर पीछे जा गिरी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो एकटक बस निशांत को देखे जा रही थी। निशांत ने अपनी टी शर्ट पहनी और उसकी तरफ पलटा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चली जाओ, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निशांत कहकर चला गया था। निशांत, ये सिर्फ एक रात नहीं थी मेरे लिए। मेरा सब कुछ मैंने कल तुम्हें दे दिया, तो बदले में तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। और रही बात गिरने की, तो चाहे मुझे अपनी सौतेली बहन से तुम्हें छीनने के लिए गिरना पड़े या किसी और हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। अपराजिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। वो ऐसे ही अपनी मेहनत जाया नहीं जाने देने वाली थी। चैप्टर 3। 4 वीक्स प्रेग्नेंट। आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। अनामिका ने पिछले 7 दिनों से अपने होटल के कमरे से बाहर पैर नहीं रखा था। इन 7 दिनों में उसने अपनी हालत बद से बदतर कर ली थी। उसके रूम में जहां तहां खाने की प्लेट्स और कपड़े पड़े थे। खिड़कियों के पर्दे वो खोलती ही नहीं थी।
कमरे में बस अंधेरा कर लिया था उसने, और ऐसा ही अंधेरा उसे अब अपनी जिंदगी में नजर आने लगा था। उसे खुद के साथ हुए उस हादसे का गम इतना नहीं था जितना निशांत के दिए धोखे का था। बेड पर पड़े वो कब रोने लगती, कब चुप हो जाती, कब गहरी सोच में चली जाती, उसे कुछ होश ही नहीं था। हर वक्त उसके दिलो दिमाग में निशांत के साथ बिताए वो सारे लम्हे घूमते। इस एक हफ्ते में वो सिर्फ रोई ही नहीं बल्कि उसने रोकर खुद के भीतर की वो तकलीफ भी आंसुओं के साथ बहा दी थी। वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा संभाल रही थी। हर दिन एक नई अनामिका उसमें जन्म ले रही थी। डींग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। अनामिका ने दरवाजा खोला तो सामने होटल स्टाफ था और उनके साथ उनका मैनेजर भी था। हेलो मैडम, मैनेजर ने बड़ी तहजीब से अनामिका को कहा। मैडम, माफी चाहते हैं आपको तकलीफ दी, लेकिन आप पिछले एक हफ्ते से अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। क्या आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा। मैडम, पिछले एक हफ्ते से आपने रूम की क्लीनिंग नहीं करने दी है। आप हमें आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब आप कर सकते हैं, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे में चली गई। अगले ही मिनट वो अपने बैग समेत बाहर आई और उसने उस मैनेजर को मुस्कुरा कर देखा और आगे बढ़ गई। उसके पीछे वो मैनेजर और वो होटल स्टाफ उसे देखता ही रह गया। अनामिका होटल छोड़ चुकी थी। निशांत के विला से आने के बाद वो अपना शहर छोड़ चुकी थी और आज वो अपना देश भी छोड़ रही थी। वो टैक्सी में बैठी आज खिड़की से बाहर सब कुछ छूटता हुआ देख रही थी। दुख आज भी कम नहीं था उसे, लेकिन आज उसकी आंखें नम नहीं थी। कुछ मिनटों के सफर के बाद वो एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। निशांत, में अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। निशांत, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगे और मुझसे मिलने की कभी कोई कोशिश नहीं करोगे। मेरे फैसले की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इसलिए मेरी फैमिली से तुम कुछ नहीं कहोगे। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अलविदा। अनामिका ने फोन अपनी जेब में रखा और एयरपोर्ट के अंदर चल दी। भोपाल। हर्षद, रुद्र सर कहाँ रह गए? तुमने उन्हें याद तो दिलाया था ना कि आज ऑफिस की टीम के साथ उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मीनाक्षी, जो रुद्र की ही टीम की एक मेंबर थी, अपने लगेज को खींचती हुई एयरपोर्ट में दाखिल हो रही थी। उसके साथ ही हर्षद भी अपने लगेज के साथ चल रहा था और उन दोनों के पीछे बाकी के 3 लोग भी थे। तुम भूल तो नहीं जाती ना कि बॉस इंसान के रूप में डर के देवता है। अगर तुम भूल भी जाती ही तो मेरी तुम्हें सलाह है, अगली बार से ऐसे सवाल तुम खुद उन्हीं से पूछना। हर्षद झुंझलाता हुआ बोला। अरे ना बाबा ना, कौन शेर के मुंह में हाथ डालेगा? उनका देखना भी शेर की दहाड़ जैसा लगता है। मालूम पड़ा डर के मारे दिल ही हाथ में आ गया तो। मीनाक्षी दोनों कान छूती हुई बोली। सुबह में गया था, उन्होंने कहा कि वो खुद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हर्षद ने कहा। हर्षद चेकिंग काउंटर पर खड़ा था और बाकी लोग उसके पीछे थे। उसने मुड़कर पीछे कुछ कहने के लिए देखा ही था कि एक जगह जाकर उसकी नजर ही अटक गई। उसी लाइन में उन लोगों के पीछे रुद्र खड़ा था। ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल्स लगाए वो सीधा तनकर ऐसे खड़ा था जैसे वो कोई स्टैचू हो। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी और उसका तीखा नाकदार फेस कट मौसम में आग लगा सकता था। आसपास के लोग मुड़ मुड़कर बस उसे ही देख रहे थे। लोग चोरी चोरी उसकी तस्वीरें तक ले रहे थे और लड़कियां, उन बेचारियों के तो दिल पर बिजलियां गिर रही थी। शायद ही वहां कोई ऐसा हो जिसने उसे एक बार देखने के बाद मुड़कर ना देखा हो। उसका चेहरा भी सामने की तरफ था। रुद्र को देखते ही हर्षद बड़बड़ाया, अरे बाप रे, कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया? क्या बक रहे हो हर्षद? मीनाक्षी, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर कहा। मीनाक्षी ने आगे फिर कहा, वैसे हर्षद, तुम्हें क्या लगता है बॉस अपने बाप के डर से हमारे साथ जा रहे हैं या हमें अपने प्राइवेट जेट में लेकर नहीं जाना चाहते थे इसलिए हमारे साथ जा रहे हैं? मीनाक्षी की बात सुनते ही हर्षद ने हड़बड़ाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। अरे चुप करो मेरी माँ, मुसीबत पीछे ही खड़ी है। तुम क्या चाहती हो पूरी फ्लाइट में हम सांस रोक कर जाएं? हर्षद ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसका हैरानी से भरा चेहरा पीछे घुमा दिया। रुद्र पर नजर पड़ते ही मीनाक्षी के तो होश ही उड़ गए। उसके बाद तो वो पूरे सफर के दौरान कुछ नहीं बोली। वहीं दूसरी तरफ शाम ढल चुकी थी। अनामिका ने एयरपोर्ट से कदम बाहर रखते ही एक गहरी सांस ली और अंदर उमड़ आए दुख को आंखों में उतरने देने से पहले ही अंदर समेट लिया। क्या जागृति को बता दूं कि मैं न्यूजीलैंड आ गई हूँ? अनामिका ने मन ही मन कहा। फिर खुद ही बड़बड़ा उठी, नहीं नहीं, वो डैड के सामने इमोशनल होकर सब बक देगी और फिर उसे भी मैं क्या बताऊंगी। अनामिका ने मन ही मन कहा।
अनामिका ने एक कैब रुकवाए और फिर चल दी अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर। इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में एक रात के लिए आया शख्स इस वक्त ठीक उसी दिन उसी जगह उसी वक्त उसके आसपास था। गुजरात। निशांत, तुम देख क्यों नहीं रहे कंपनी में क्या चल रहा है? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा काम पर फोकस ही नहीं है। क्या रहा है तुम्हारा? निशांत के डैड जयराज अवस्थी निशांत के साथ एक मीटिंग से बाहर आते ही उस पर बरस पड़े। नहीं कुछ नहीं डैड, वो बस में। क्या वो बस में? और ये अनामिका का कॉल आया क्या अभी तक? वो कहीं भूल तो नहीं गई है कि तुम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है? पिछले कुछ दिनों से एक बार भी उसने तुम्हें कॉल किया? डैड, मैं आज खुद उसे कॉल करूंगा, निशांत ने कहा। ठीक है, कहकर निशांत के डैड जाने लगे। निशांत ने उन्हें जाते देख अपना फोन निकाला तो उस पर नोटिफिकेशन थी। अनामिका का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर पड़ा। फोन गिरने की आवाज सुनकर निशांत के डैड पलटे और उसे ऐसे हैरान परेशान देखकर जल्दी से वापस उसके पास आए। क्या हुआ निर्बात, किसका मैसेज है? उन्होंने निशांत से पूछा, लेकिन वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। निशांत के डैड ने खुद फोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगे। ऐसा कैसे कर सकती है वो? निशांत अब भी वैसे का वैसा ही खड़ा था। कैसे कर सकती है? वो लड़की ही ऐसी है। आखिर अपना रंग दिखा ही दिया उसने। निशांत के हेड मैसेज पढ़ने के बाद बोल पड़े। निशांत उनसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तुम्हें ना जाने क्यों उस पर इतना भरोसा था। क्या देखकर तुमने उससे प्यार किया था? उनसे किस चीज में कम है हम जो तुम्हें वो लड़की पसंद आई थी? अरे एक से एक लड़कियों की लाइन लगा देता मैं। वो लड़की तो थी ही नहीं तुम्हारे लायक। वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। क्या कोई 12 साल किसी के साथ टाइम पास कर सकता है डैड? निशांत ने कहा। उसकी आवाज में भारीपन आ गया था। उसके बाद वो एक शब्द नहीं बोल पाया और अपने डैड के हाथ से अपना फोन लेकर अनामिका को कॉल मिलाते हुए आगे चला गया। इस लड़की ने शादी से कुछ दिन पहले ये सब करके हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। इसके घर वालों को तो मैं बेइज्जत किए बिना छोड़ूंगा नहीं। निशांत के डैड बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। एक तरफ जहां अनामिका ने शादी न करने का मन बना लिया था, वहीं अपराजिता अपने घर चंदेल हाउस में बैठी अपनी माँ से अनामिका और निशांत के रिश्ते को कैसे तोड़ना है इस बारे में बात कर रही थी। मॉम, आप कुछ करेगी? बेटा, हम इस तरह जल्दबाजी नहीं कर सकते। मॉम, आप कितने वक्त से यही डायलॉग मार रही हैं। अब तो शादी को 4 दिन बचे हैं। वो आजकल में वापस भी आ जाएगी, फिर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। अपराजिता सुबह से अब तक कितनी बार अपनी माँ से इस बारे में बात कर चुकी थी। वो दिन पर दिन बेसब्र हो रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी माँ उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है तो उसने अपना आखिरी हथियार चलाया। मॉम, आप जानती हैं ना, मैं निशांत के बिना जी नहीं सकती। मैं उसकी शादी अनामिका से होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, मैं जानती हूँ और ये बात तुम्हें बार बार मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। अपराजिता की माँ मानसी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। अगर कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते पहले निशांत के नशे में होने का फायदा उठाकर वो कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अपराजिता की बात सुनकर तो मानसी के होश ही उड़ गए थे। हाँ मॉम, मैं पागल हो चुकी थी। मैं निशांत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और मैंने अपनी हद पार कर दी मॉम। अपराजिता ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। मानसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है, लेकिन बहुत जल्द ही उसे याद आ गया कि वो उसकी बेटी है। उससे एक कदम आगे तो निकलेगी ही। हमें कुछ सोचना होगा। ये शादी रुकना अब बहुत जरूरी है। तुम निशांत पर उस रात के लिए दबाव बनाओ और उसे एहसास कराओ कि जो भी हुआ उसमें सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो और अब तुम उसकी जिम्मेदारी हो। मानसी आखिर अपने असली रंग में आ ही गई थी। उसकी कूटनीतिक बुद्धि अपना काम कर रही थी। अपराजिता के चेहरे पर जीत की मुस्कान खिल उठी थी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है मॉम, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन आप प्लीज डैड से बात कर लेना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जो मैंने कहा बस वो करो। मानसी अपराजिता को समझाकर कमरे से बाहर चली गई। मानसी अपनी बाहें फैलाए गोल गोल घूमने लगी और बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर चालाकी से भरी एक मुस्कुराहट थी। बेचारी अनामिका, जब वो वापस आएगी तो उसे पता चलेगा कि उसका दूल्हा अब किसी और का होने वाला है और दुल्हन की जगह पर उसकी जगह आने वाली हूँ मैं। आखिर मैंने तुमसे छीन ही लिया निशांत को। उसके साथ तुम वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा मुंह देखने लायक होगा बहन। उफ, कितनी खुशी मिलेगी मुझे जब तुम चीख चीख कर रोओगी।
देखना एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लूंगी मैं। अपराजिता के चेहरे पर अब वो पहले वाली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक भयानक कठोरता थी जिसमें नफरत कूट कूट कर भरी थी, और इतनी भरी थी कि उसकी आंखों से उसके चेहरे से जैसे नफरत टपक रही थी। कुछ देर बाद रात के खाने के लिए जब चंदेल परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठने वाला था, तभी चैडल हाउस की डोरबेल बजी। सर्वेंट्स ने दरवाजा खोला तो जयराज अवस्थी अंदर घुसे चले आए। उन्हें देखकर चंदेल परिवार के मुखिया नवीन चंदेल उठकर मुस्कुराते हुए उनसे गले मिलने आगे आने लगे। आए समधी जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? नवीन चंदेल ने कहा। उनके पीछे अब मानसी और अपराजिता भी आ चुकी थी। कैसे आना हुआ? जयराज अवस्थी ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। उन्हें गुस्से में देखकर नवीन चंदेल के गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हाथ रुक गए। मानसी और अपराजित भी अब हैरानी से उन्हें देख रही थीं। शादी की तैयारियां शुरू कर दी आप लोगों ने? मिस्टर अवस्थी ने घर के चारों ओर नजर घुमाकर देखते हुए कहा। हम करेंगे, बस अनामिका आजकल में आ ही जाएगी तो। नवीन चंदेल ने कहने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर अवस्थी उनकी बात काटते हुए बोले, मत करिए, कोई फायदा नहीं। और क्यों? ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। आखिर ये आपको कैसे पता नहीं होगा? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर चंदेल ने असमझ की दृष्टि से उनकी ओर देखा। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? क्या आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है? उसे शादी खेल लगता है शायद, लेकिन वो भूल रही है कि वो ये मजाक कर किसके साथ रही है। मिस्टर अवस्थी अब भी बस गुस्से में उबल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अनामिका ने ये बात अपने डैड को जरूर बताई होगी, और उसके डैड ने एक बार भी इस बारे में अवस्थी परिवार से बात करना जरूरी नहीं समझा। देखिए, आप ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर चंदेल ने प्यार से कहने की कोशिश की। गुस्सा तो अब उन्हें भी आ रहा था। आखिर चंदेल परिवार भी कोई मामूली परिवार नहीं है, और जिस तरह मिस्टर अवस्थी बात कर रहे थे, ये लहजा कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। आपकी बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, वो चली गई है। मिस्टर अवस्थी ने तेज आवाज में आंखें बड़ी करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मिस्टर चंदेल तो हैरान रह गए, लेकिन उनके पीछे खड़ी मानसी और अपराजिता को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आपकी बेटी की वजह से हमारी हर जगह इंसल्ट होगी, और मैं इसका हिसाब जरूर पूरा करूंगा। कल मैं मीडिया में शादी कैंसिल होने की अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ये कहकर मिस्टर अवस्थी वहां से चले गए। क्या बात है, मुसीबत खुद चली गई। अब तुम आराम से निशांत के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखो। मानसी ने अपराजित के गालों पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा। न्यूजीलैंड। 1 महीना बीत चुका था। अनामिका न्यूजीलैंड के एक होटल में ठहरी थी। उसके पास रखी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पिछले 1 महीने में न तो अनामिका को ही कोई खबर थी कि उसके घर पर उसके जाने के बाद क्या हुआ, न ही अनामिका का ही किसी को पता चल सका था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आज सुबह से उसे 2 बार उल्टियां हो चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे क्या सुनने को मिलने वाला है। आज जब वो दोपहर के करीब डॉक्टर के पास गई तो उसे जो पता चला, उसने उसकी बची कुची दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। हॉस्पिटल से आने के बाद अनामिका अपने कमरे में पड़ी सिसक रही थी। आज उसे डॉक्टर ने बताया था कि वो 4 वीक्स की प्रेग्नेंट है, और अब वो बच्चा अबॉर्ट भी नहीं करा सकती। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वो माँ बनने वाली है, ये बात खुशी की होती अगर उसके साथ वो हादसा ना हुआ होता। वो बच्चा जो उसके अंदर पल रहा है, वो किसी की जबरदस्ती का नतीजा है। कैसे वो उसे जन्म देगी, कैसे उसे पालेगी, अकेले क्या क्या करेगी वो। उसे खुद में दुनिया की सबसे कमजोर औरत नजर आ रही थी, जो बस बेबस थी। शाम हो चली थी और अनामिका वैसी की वैसी पड़ी सिसक रही थी। शाम से रात भी हो आई, अनामिका ने दोपहर में हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। सारी रात उसने सोचने और रोने में बीता दी थी, लेकिन सुबह उठते ही उसने अपना बैग पैक करके रख लिया। इस वक्त उसकी आंखों में जो खालीपन नाच रहा था, उसे कोई नहीं पढ़ सकता था। वो बैग कमरे में ही छोड़कर अचानक कमरे से बाहर चली गई। वो कहाँ जा रही थी, क्या करने वाली थी, ये केवल अनामिका ही जानती थी। चैप्टर 4। एक और अनजानी मुलाकात। अनामिका इस वक्त एक ब्रिज पर खड़ी सामने से बहकर आती नदी को देख रही थी। उस खुले आसमान के नीचे आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कितने लंबे समय बाद उसने आज ठीक से सांस ली हो। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके हाथ उसकी जैकेट में थे और सिर पर उसने लाल ऊनी कैप पहनी हुई थी। ठंडी हवा ने जहां उसके गोरे गालों और नाक को लाल कर दिया था, वहीं सूरज की मध्यम किरणें उसकी गोरी त्वचा की रौनक बढ़ा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रकृति की सुंदरता को अपने मन में समेटने लगी। कुछ पल के लिए ही सही वो अपनी तकलीफों को भुला देना चाहती थी।
वातावरण में फैली उस शांति ने उसकी आंखें नम कर दी। दो मोती पानी बनकर उसकी आंखों से उतर आए। अंदर का खालीपन शायद इस जगह से नहीं भरने वाला था। जिंदगी में जो उससे छिन गया और जो कुछ भी अब वो पीछे छोड़ आई थी, वो भरने वाला नहीं था। अनामिका, पीछे से एक आवाज आई। अनामिका ने आंखें खोली और पीछे पलटी। पीछे उसकी उम्र से 2 या 4 साल ज्यादा बड़ी एक लड़की साड़ी थी। उसका पहनावा और उसका रंग रूप बता रहा था कि वो लंबे समय से विदेश में रह रही है। नमिशा, अनामिका ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और तुरंत ही आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। यहाँ कैसे? नमिशा ने अनामिका से अलग होते हुए पूछा। थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं फुर्सत से बताऊं। अनामिका के चेहरे पर बेबसी और उदासी थी, लेकिन आंखें काफी कुछ बोल रही थी। वो आंखों में आया दर्द छिपा नहीं पाई थी शायद। हो ही क्यों नहीं, नमिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पर, अनामिका ने कहा तो नमिशा ने जवाब दिया, अरे बेफिक्र हो जाओ, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अनामिका ने जल्दी से पूछा। मेरा ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया है, तो मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तुमने इतना किया उतना ही काफी है मेरे लिए। अनामिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ठीक है, तो तुम्हारा सामान कहाँ है? नमिशा ने पूछा। वो पास के ही एक होटल में है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं भी साथ चलती हूँ, नमिशा ने कहा और वो दोनों कैब से होटल की तरफ निकल गए। कुछ आधे घंटे बाद अनामिका अपने सामान के साथ नमिशा के साथ खड़ी थी। रास्ते में उन लोगों ने खूब बातें की। कुछ 20 मिनट बाद वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। नमिशा और अनामिका दोनों ही लिफ्ट से ऊपर गए और एक घर का दरवाजा खोलते हुए नमिशा ने कहा, देखो अनामिका, इस घर का ओनर फिलहाल यहाँ नहीं है, इसलिए ये तुम्हें रेट पर फौरन मिल गया। लेकिन वो कब वापस आए कुछ भी कहना मुश्किल है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके अपने लिए कोई दूसरा घर देख लेना। मैं इस मामले में तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती थी, और हाँ, कल सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें काम दिलवा कर ही यहाँ से जाऊंगी। थैंक यू नमिशा, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा। नमिशा ने उसे बाय कहा और फिर वो चली गई। अनामिका भी घर के अंदर आ गई। नमिशा अनामिका की कॉलेज फ्रेंड और उसकी सीनियर थी। वो आगे की पढ़ाई करने न्यूजीलैंड चली गई थी और उसके बाद न्यूजीलैंड में उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। 3 सालों में काफी कुछ बदल गया था। अनामिका को होटल में कल रात अचानक नमिशा का ध्यान आया था। वो वैसे तो नमिशा की सब कुछ बताने वाली थी, अपनी प्रेगनेंसी भी, लेकिन जब उसने सुना कि नमिशा का ट्रांसफर हो गया है तो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। कल नमिशा उसे एक कैफे में जॉब दिलाने के लिए ले जाने वाली थी और ये घर भी उसके अपने किसी सीनियर का ही है। मुश्किलें तो बहुत दिख रही थी अनामिका को, लेकिन उसकी 2 प्रॉब्लम्स फिलहाल के लिए सॉल्व हो गई थी। उसे अभी केवल एक बात की फिक्र खाई जा रही थी कि वो अकेले इस बच्चे को जन्म कैसे देगी। अनामिका के लिए उस रात हुआ वो हादसा उसे जिंदगी भर के लिए ऐसा दर्द दे गया था जो वो चाहकर भी कभी भूल नहीं सकेगी, लेकिन ये बच्चा जो उसके अंदर पल रहा था उससे वो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। अबॉर्शन के ख्याल ने उसे तकलीफ बहुत दी थी, लेकिन वो सोचना उसकी मजबूरी थी और फिर डॉक्टर ने भी उसे अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। अनामिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, बेबी, मम्मा आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। मम्मा आपसे हमेशा प्यार करेगी। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आप तो अपनी मम्मा का सहारा बनोगे, है ना? ऐसे ही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन नमिशा अनामिका को एक कैफे लेकर गई थी। वहां उसने कैफे ओनर से अनामिका को मिलवाया और जॉब देने की बात कही। कैफे ओनर मान गया। अनामिका ने अब भी नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। नमिशा उसे वहीं छोड़कर वहां से चली गई थी। अनामिका अब उस कैफे में ही नौकरी करने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीना ऐसे बीत गया जैसे कल ही की तो बात थी। आज अनामिका को उसकी सैलरी मिली थी। उसने अपने लिए कुछ जरूरी चीजें सबसे पहले खरीदी थी। उसके बाद बचे पैसे उसने संभाल कर रखने का सोचा, ताकि जब कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पैसे काम आ सके। पैसों में खेलने वाली अनामिका आज गिनती के नोटों को भी संभाल कर रख रही थी। सारा सामान लगाने के बाद अनामिका थोड़ी देर बाद आराम करने सोफे पर बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। उसने देखा फोन नमिशा का ही है। अनामिका ने बड़ी खुशी से फोन उठाया। हेलो नमिशा, कैसी हो तुम? अनामिका ने फोन पर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नमिशा ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, अनामिका ने कहा। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए फोन किया था, नमिशा ने कहा तो अनामिका ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ कहो ना।
अनामिका के जवाब में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। अनामिका, वो हाउस ओनर फिर से वापस आने वाला है, तुम्हें घर खाली करना होगा, इस महीने के एंड तक वो आ जाएगा। अनामिका के चेहरे पर परेशानी के भाव तैर गए थे। ठीक है, उसने कहा और फोन रख दिया। उसे अब काफी टेंशन हो रही थी। उसे अब अपने लिए एक घर ढूंढना होगा। कैफे में काम करने वाले लोगों से अब उसकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी कि वो उनसे मदद लेने का सोच रही थी। देखते ही देखते कुछ और महीने बीत चुके थे। प्रेगनेंसी की वजह से अनामिका का पेट अब काफी उभरने लगा था। कैफे में सबको पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि अनामिका ने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया था और न ही किसी ने उससे कोई सवाल पूछा था। जब उसका 8वां महीना शुरू हुआ था तो उसे काम करने में काफी दिक्कत होने लगी थी। कैफे ओनर ने उसे डिलीवरी तक घर रहने का सुझाव देकर जॉब से निकाल दिया था। अनामिका की मुसीबत बहुत बढ़ गई थी। उसकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके साथ काम करने वाले उससे मिलने आते रहते थे। इसके अलावा अनामिका अभी भी काम की तलाश में थी। अनामिका को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए कोई भी उसे जॉब पर रखना नहीं चाहता था। कभी कभी उसे इस तरह घर छोड़ने का दुख और पछतावा दोनों होता था, पर अब वो वापस अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं जी सकती थी। गुजरात, इधर मीलों दूर इंडिया में अनामिका के जाने के बाद हड़कंप सा मच गया था। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अनामिका ने ऐसा क्यों किया। अनामिका के जाने के बाद अपराजिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर कोई था जो उसकी खुशी नहीं देख पा रहा था, और ये कोई और नहीं निशांत था। अपराजिता पिछले कई दिनों से निशांत से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निशांत को उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए आज अपराजिता सुबह सुबह ही निशांत के विला आ गई थी और हॉल में खड़ी होकर उससे बहस कर रही थी। निशांत, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अपराजिता ने निशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपराजिता, तुम जानती हो ना हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो निशांत? चाहे जैसे भी सही, लेकिन उस रात जो भी हुआ हम दोनों के बीच हुआ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ निशांत, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम अनामिका के किए की सजा मुझे नहीं दे सकते, वो तुम्हें धोखा देकर चली गई है। अपराजिता ने निशांत के हाथों को और टाइटली पकड़ लिया। उसने देखा आज पहली बार निशांत ने अनामिका का जिक्र करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया, यानी चोट दिल पर बहुत गहरी लगी थी। अपराजिता ने सही मौका देखकर आगे कहा, वरना मैं सबको बता दूंगी। आखिर में अपराजिता ने उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर निशांत फौरन पलट गया। अगर तुमने किसी से भी इस बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। तो फिर मुझे छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो निशांत। अपराजिता ने ये कहकर निशांत का हाथ छोड़ दिया। निशांत ने एक बार उसे घूरकर देखा और फिर वहां से चला गया। मैं जानती हूँ तुम्हारी कमजोरी, इसलिए मेरे लिए तुम्हें रोकना इतना मुश्किल नहीं है। बस एक बार मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएं। अपराजिता भी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। निशांत जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो कितनी तकलीफ में है। अनामिका का इस तरह उससे दूर जाना उसे कितना बेचैन कर रहा था, ये तो बस वही जानता था। उसे धोखा मिला था और वो जानना चाहता था कि अनामिका उसे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई थी। उसने अपनी पावर और पैसा दोनों इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। उसे अपने लोगों से बस ये पता चला था कि अनामिका न्यूजीलैंड में है, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे या तो वो इस पृथ्वी पर ही नहीं है, या वो खुद किसी के सामने नहीं आना चाहती। और ये सच भी था। अनामिका ने इंडिया और यहाँ के लोगों से अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया था। वो सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थी और बहुत ही आमसी जिंदगी जी रही थी। भोपाल, दूसरी तरफ भोपाल में हर्षद एक मीटिंग में बैठा रुद्र को बहुत देर से घूर रहा था। रुद्र अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। मीटिंग के बाद हर्षद ने रुद्र से कहा, सर, न्यूजीलैंड वाले क्लाइंट नहीं मान रहे हैं, वो अभी और डिस्कशन चाहते हैं इस प्रोजेक्ट पर, तो तुम और मीनाक्षी जाकर हैंडल कर लो। रुद्र ने मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए कहा। हर्षद उसके पीछे ही चला आ रहा था। सर, इसके लिए आप ही को जाना होगा। बोर्ड मेंबर्स का भी यही डिसीजन है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप जाएं, और शायद इसके लिए आपको न्यूजीलैंड के बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। बोर्ड मेंबर्स का नाम सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए। उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा और एक हाथ से अपना चेहरा सहलाने लगा। हर्षद समझ गया कि रुद्र को गुस्सा आ रहा है और वो उसे काबू करने की कोशिश भी कर रहा है।
रुद्र को अपने काम में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, पर कुछ मामलों में उसे बर्दाश्त भी करना पड़ता था। ठीक है, तुम फ्लाइट बुक करो, कहकर रुद्र वहीं से चला गया। हर्षद भी रुद्र के जाने के बाद चला गया न्यूजीलैंड। देखते ही देखते 8वां महीना खत्म हो गया था। अनामिका बालकनी में कुर्सी पर बैठी कॉफी पी रही थी। मौसम सुबह से काफी अच्छा था। यहाँ धूप अक्सर कम ही निकलती है और बर्फ कभी भी पड़ने लगती है। फोन पर जॉब सर्च करते करते अनामिका कॉफी का एक एक सिप ले रही थी कि अचानक वो उछल सी पड़ी। उसने कप टेबल पर रखा और जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा। उसके बेबी ने उसे किक किया था। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। आज उसके बेबी ने पहली बार उसे किक किया था। पिछले हफ्ते ही डॉक्टर ने कहा था कि अब तक तो बेबी का किक करना शुरू हो जाना चाहिए था, पर उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और उसे इसी बात का डर भी सताने लगा था। अनामिका खुश थी कि देर से ही सही उसके बेबी ने किक करना स्टार्ट तो किया। अनामिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेबी आपने मम्मा को किक किया। मम्मा आपके बाहर आने का इंतजार कर रही है। अब बस कुछ ही दिन और है और आप मम्मा की दुनिया में आ जाओगे और अपनी मम्मा की दुनिया बन जाओगे। अनामिका के चेहरे पर प्रेगनेंसी की वजह से एक अलग ही चमक रहती थी और वो खुश भी रहने लगी थी। इतनी परेशानियों के बीच भी अगर वो खुश थी तो उसकी वजह उसका बच्चा था, जिसका इंतजार तो अब अनामिका भी बेसब्री से कर रही थी। इन महीनों में अनामिका का ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब उसने अपने घर और अपने डैड को याद नहीं किया हो। उसे सबसे ज्यादा याद बस निशांत की ही आई थी। जब भी वो उसे याद करती, उसे हमेशा वो दिन याद आ जाता जब उसने निशांत को अपराजिता के साथ देखा था। फिर वो बहुत देर तक उदास रहती। उसे लगने लगा था कि वो अब निशांत से नफरत करने लगी है। इन महीनों में कई बार उसे उस शख्स का भी ख्याल आया जिसने उसका सब कुछ बर्बाद किया था। अनामिका ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद भी उसे उससे बस धूना ही होती थी। अपने बच्चे से बात करते वक्त आज तक एक बार भी उसने डेड शब्द का जिक्र कभी नहीं किया था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में चाहे जो हुआ हो, पर डेड शब्द हर किसी की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। उसका बेबी जब इस दुनिया में आएगा तब उसे भी इस शब्द को ना जाने कितनी बार सुनना होगा और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना होगा, लेकिन वो इस हैद शब्द को बस एक शब्द ही बना रहने देगी। वो अपने बच्चे की मॉम डैड दोनों बनेगी। वो आज सुबह ही हॉस्पिटल गई थी क्योंकि उसे बहुत कमजोरी और दर्द सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, पर अनामिका ने दोपहर में फिर से आने की बात की। वो अपना सामान लाना चाहती थी ताकि उसे यहाँ किसी चीज की कमी ना हो। अनामिका घर आ गई और कुछ जरूरी कपड़े और सामान पैक कर लिए जो उसे हॉस्पिटल में काम आने वाले थे। कुछ ही देर में वो अपने घर से निकल गई थी। उसने कुछ कदम की दूरी पार ही की थी कि उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो दर्द से छटपटाती हुई अपना पेट पकड़े रोड पर पड़ी चिल्लाने लगी। उसने दूर से आती एक काले शीशे की गाड़ी देखी और मदद के लिए हाथ हिलाया, पर जब तक वो गाड़ी उसके नजदीक पहुंची अनामिका बेहोश हो चुकी थी। सर, हम लेट हो जाएंगे, आप चाहें तो मैं इनके लिए एम्बुलेंस बुला सकता हूं, वो लोग ड्राइवर ने पीछे बैठे शख्स से कहा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, इन्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है, अब जल्दी करो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, वो शख्स गाड़ी से बाहर आते हुए बोला। ये रुद्र था जो न्यूजीलैंड अपने उसी प्रोजेक्ट के लिए आया था। ये उसका इस देश में तीसरा चक्कर था। वो पहले भी 2 बार आकर यहाँ से जा चुका था। ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। रुद्र ने अनामिका को जल्दी से गोद में उठाया और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग अचानक जैसे कहीं अटक गया था। उस लड़की को छूते ही उसे एक जानी पहचानी फीलिंग महसूस हो रही थी। कार में रुद्र ने अनामिका का सिर अपनी गोद में ही रखा हुआ था। वो बहुत देर तक उसका चेहरा देखता रहा, लेकिन उसे वो जरा भी याद नहीं आई। रुद्र ने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने के लिए जैसे ही अपनी उंगलियों से उसके गाल को टच किया, उसे फिर से ऐसा लगा जैसे वो उस स्पर्श को जानता हो। रुद्र ने खुद को समझाया कि ये बस उसका भ्रम है और वो उससे आज पहली बार मिल रहा है। हॉस्पिटल पहुंचते ही अनामिका को वार्ड में ले जाया गया, लेकिन रुद्र बाहर ही खड़ा था। वो जा ही नहीं पा रहा था, ये जानते हुए भी कि उसका उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। वो फीलिंग जो अनामिका को छूते ही जाग गई थी, उसने जैसे उसके कदमों में बेड़ियों डाल दी थी। चैप्टर 5 साल बाद। सर, अब हमें चलना चाहिए, रुद्र के ड्राइवर ने रुद्र से कहा। रुद्र ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो बस उस लड़की की मदद करना चाहता था। उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था और सही वक्त पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ भी चुका था, फिर वो अब यहाँ से जा क्यों नहीं रहा था।
रुद्र ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखकर देखा। आखिर क्यों वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने तो आज से पहले कभी उसे नहीं देखा। रुद्र ने मन ही मन कहा। सर, हमें देर हो रही है। ड्राइवर की आवाज से रुद्र का ध्यान हटा और उसने ड्राइवर की तरफ मुड़कर देखा। रुद्र के फोन पर भी अब फोन आने लगे थे। उसने एक बार वार्ड की तरफ देखा और उठकर चलने लगा कि तभी बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सर, मैं समझ सकता हूँ, आप अच्छे इंसान हैं और आपको दूसरों की परवाह है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। खुद के इतने जल्दी में होने के बाद भी जिस तरह आपने एक अनजान लड़की की मदद की, ये उसी का ही नतीजा है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मदद करके आपको बहुत खुशी मिली। ड्राइवर की बात सुनकर रुद्र के सारे ख्यालों पर जैसे विराम लग गया। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में मुझे बस मदद करके खुशी मिली है? ये स्माइल सच में सिर्फ इसलिए है। अभी जो कुछ भी मैं सोच रहा था वो सब बेवजह था। वो सब बेवजह ही होगा। आखिर वो एक अनजान लड़की है, उन ख्यालों का भी कोई मतलब नहीं है। मैं बस मदद करके खुश हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रुद्र ने ड्राइवर की तरफ देखा और उसे चलने का इशारा किया। रुद्र ने बेशक ये कहकर खुद को समझा लिया था कि वो एक अनजान लड़की की मदद करने की वजह से ही मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका दिल उसकी बातों से जरा भी सहमत नहीं था। अपने जज्बातों पर काबू रखने वाले रुद्र ने अपने दिल की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन तकदीर के अपने ही खेल होते हैं। उसने ये मुलाकात ऐसे ही तो नहीं करवाई होगी। ये रुद्र की बदकिस्मती थी या वक्त का खेल कि रुद्र किसी अपने के इतना पास होकर भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन किस्मत का असली खेल अभी बाकी था। समय के साथ सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। वक्त भी जैसे अब पंख लगाकर उड़ चला था। 5 साल बाद सफेद रंग की वन स्ट्रैप ड्रेस पहने एक लड़की एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकली। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें किसी ठंडे मौसम सी शांत थी। अपने साथ मौजूद बच्चे से वो बड़े प्यार से बात कर रही थी। शायद वो माँ बेटे थे, लेकिन उस लड़की को देखकर कहना मुश्किल था कि वो एक बच्चे की माँ है। आसपास मौजूद लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। वो बच्चा काफी सुंदर था। ऊपर से उसने काले रंग की हुडी पहनी थी जो उसके गोरे रंग पर जच रही थी, और वो बच्चा और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। ग्रे स्नीकर्स पहने वो छोटा बच्चा अपनी माँ की तरह ही काफी स्टाइलिश था। उसका चेहरा गोल था, कोमल त्वचा और घने काले मुलायम बाल उसके माथे को आधे से ज्यादा ढक रहे थे। वैसे तो वो बस 4.5 साल का था, लेकिन उसके देखने का अंदाज और चलने का तरीका उसे उसकी उम्र से ज्यादा समझदार बना रहा था। ये दोनों कोई और नहीं, अनामिका और उसका बेटा था। मम्मा, क्या नानू मुझे सच में पसंद करेंगे? क्या वो मुझे प्यार करेंगे? उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा। उसने अपने नानू को आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसके नन्हे से दिल में दुनिया भर के ख्याल थे। हाँ बेटा, वो आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे। आप इतने प्यारे हो कि वो आपको गले से लगा लेंगे। उन्होंने कहा है कि वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। 5 साल पहले वो बिना बताए चली गई थी। उसके जाने से सब कुछ अजीब हो गया था। चंदेल और अवस्थी परिवारों के बीच बहुत खटास आ गई थी। मिस्टर चंदेल ने तो पूरे 1 साल तक उससे कांटेक्ट नहीं किया था। उसकी सौतेली माँ और बहन ने अनामिका को मिस्टर चंदेल की नजरों में गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन दोनों के इतना जहर भरने की वजह से ही मिस्टर चंदेल भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। अपने बेटे के जन्म के बाद अनामिका को अपने घर की बहुत याद आती थी। अपनों के दिए जख्म उसे हर बार रोक देते थे, लेकिन पिछले साल उसने बहुत हिम्मत करके अपने डैड से बात करने की कोशिश की थी। अनामिका की आवाज सुनते ही पहले तो वो बहुत भावुक हो गए थे, लेकिन फिर अचानक उनके बात करने का रवैया बदल गया था। शायद उनके दिमाग में जो जहर उन माँ बेटी ने भरा था वो अपना काम कर रहा था। उन्होंने एक बार भी उससे आने के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन जब अनामिका ने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया तो वो बहुत निराश हो गए थे। उनका एक नाती है, ये जानकर खुश होने की बजाय उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी बेटी एक बिन ब्याही माँ है। उन्होंने एक बार भी उसके बेटे से बात करने की इच्छा नहीं जताई थी। अनामिका इसके बावजूद अपने डैड को अपने बेटे की तस्वीरें भेजती रहती थी। अनामिका ने इसे भी अपनी तकदीर मानकर चुप रह जाने का फैसला किया था, लेकिन पिछले हफ्ते ही उसे अपने डैड का कॉल आया था। वो काफी बीमार थे, शायद उनका दिल पिघल गया था। उन्होंने उसे वापस आने के लिए कहा और अपने नाती से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। अनामिका को इस बात की इतनी खुशी थी कि वो उस फोन कॉल के खत्म होने के बाद नाचने तक लगी थी।
उसके लिए वापस आने का फैसला करना इतना आसान नहीं था। वो अच्छे से जानती थी कि उसे फिर से उन्हीं लोगों का सामना करना होगा जिनकी असलियत उसने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन इन बातों को 5 साल हो चुके थे। वक्त के साथ सब कुछ फीका पड़ चुका था और अब तो उसके लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। इसलिए अब उसे शायद किसी बात से फर्क नहीं पड़ने वाला था। एयरपोर्ट से चंदेल हाउस तक आई टैक्सी वापस जा चुकी थी। आलीशान चंदेल हाउस के बड़े से गेट के बाहर खड़ी अनामिका ने आह भरी। ढेरों पुरानी यादें ताजा हो गई थी। जब से उसकी माँ का स्वर्गवास हुआ है तब से ये घर घर नहीं रहा। एक दिन अचानक जब एक औरत अपनी बेटी को लेकर उनके घर आ गई, तब अनामिका को पता चला कि उसके डैड ने एक औरत से शादी कर ली थी और उसी औरत से उनकी एक नाजायज बेटी थी। शादीशुदा होते हुए भी उनका एक औरत से अफेयर था और एक नाजायज बेटी भी। अनामिका इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे अनामिका कब अपने ही घर में पराई हो गई उससे पता ही नहीं चला। अपनी नम आंखों को पोंछकर अनामिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि अंदर जाने के बाद यही एक चीज उसे सबसे ज्यादा करनी थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? अनामिका के साथ खड़े बच्चे ने पूछा। अनामिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और घुटनों के बल जमीन पर उसके सामने बैठ गई। उसने उस बच्चे की हुडी को साफ किया और बहुत प्यार से पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि अंदर जाकर क्या कहना है? हाँ मुझे याद है, उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी उत्सुकता को जाहिर कर रही थी। अपने बेटे की मुस्कुराहट देख अनामिका का दिल खुश हो गया। अपने बेटे के जन्म के बाद से अनामिका ने उस आदमी के लिए अपनी नाराजगी खत्म कर दी थी जिसने उस रात उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उससे नफरत तो आज भी थी उसे, लेकिन अब वो उसके बारे में सोचकर अपने आप को दुखी नहीं करती थी। उसका बेटा अपनी उम्र के साथ ही बहुत सुंदर होता जा रहा था, लेकिन अनामिका के लिए हैरानी की बात यह थी कि उसके बेटे के अंदर एक भी चीज अनामिका जैसी नहीं थी। अनामिका ये बात बहुत अच्छे से समझती थी कि अगर उसका बेटा उसके जैसा नहीं दिखता तो किसके जैसा दिखता होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, ये उसका बेटा है और वो उस आदमी से इस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेगी। अनामिका ने अपने विचारों को किनारे किया और डोरबेल बजा दी। कुछ देर बाद एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला। सामने अनामिका को देखते ही उसने बड़ी हैरानी से कहा, अनामिका मैडम, आप वापस आ गई। अनामिका कुछ कहने की बजाय बस मुस्कुरा दी। और ये बच्चा, ये आपका बेटा है, कितना प्यारा है, उस सर्वेंट ने बच्चे को देखकर कहा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए एक बार अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, विहान नाम है इसका। वैसे क्या डैड घर पर है? हाँ, बड़े साहब घर पर ही है और बड़ी मैडम भी यही है। अनामिका को उन दोनों माँ बेटी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने बेटे को अपने डैड से मिलवाने लाई थी। अनामिका अपने बेटे का हाथ पकड़े हॉल के अंदर आ गई। सामने सोफे पर उसके डैड मिस्टर चंदेल कॉफी पी रहे थे। किसी के आने का एहसास होते ही उन्होंने सिर उठाकर ऊपर देखा और सामने अपनी बेटी को देखते ही उन्होंने जल्दी से अपना कप टेबल पर रख दिया और खड़े हो गए। डैड, मैं वापस आ गई। अपने डैड को पूरे 5 साल बाद अपने सामने देखकर अनामिका अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकी और भागकर मिस्टर चंदेल के गले जा लगी। मिस्टर चंदेल ने भी झट से अनामिका को अपने गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम क्यों चली गई थी? मिस्टर चंदेल की नजर तभी पीछे खड़े बच्चे पर गई। अनामिका की भेजी पिक्चर्स में वो पहले भी उसे देख चुके थे, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने देखकर उनका दिल खुशी से भर गया। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़े और झुककर उससे पूछा, तुम विहान हो ना? नमस्ते नानू, विहान ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा तो उसकी मासूमियत पर मिस्टर चंदेल का दिल खुश हो गया। अरे यहाँ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। ये कहकर मिस्टर चंदेल ने विहान को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। विहान ने भी अपने छोटे छोटे हाथ अपने नाना के गले में डाल दिए। कुछ देर बाद मिस्टर चंदेल ने एक बार और विहान की तरफ देखा। इसकी आईब्रोज मेरी तरह है ना? अनामिका ने अपने डैड की बात सुनते ही पहले तो अपने डैड की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ। उसका बेटा कहीं से भी उनकी तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन वो ये कहना नहीं चाहती थी। उसके डैड को उसका बेटा पसंद है, ये क्या कम है उसके लिए? वो बस हल्के से मुस्कुरा दी। उस घर के दूसरे फ्लोर पर खड़ी अनामिका की सौतेली माँ मानसी और बहन अपराजिता भी उन लोगों को देख रही थी। उस नज़ारे को देखकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में नाराजगी और झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। हेलो अनामिका, तुम काफी जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुम दोपहर तक ही आओगी, मानसी ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। वो बस अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, वरना वो तो अनामिका की एक पल के लिए भी देखना पसंद नहीं करती।
हेलो मॉम, अनामिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। उसकी नजर अपराजिता की तरफ भी चली गई। अपराजिता को देखते ही अनामिका की आंखों में उदासी ने घर कर लिया था। कितना प्यारा बच्चा है, मानसी ने विहान को देखते हुए कहा और विहान के सामने जाकर सोफे पर बैठ गई। अनामिका का दिल एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ और बहन पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। उसे पता था कि वो बस मिस्टर चंदेल के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है, लेकिन मौका मिलते ही वो उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हेलो सिस, पीछे से अपराजिता की आवाज सुनकर अनामिका पलटी तो देखा कि अपराजिता उसके नजदीक आ चुकी थी। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम, अपराजिता ने उसे अपनी ओर देखता पाकर कहा, लेकिन अनामिका ने फौरन मुंह फेर लिया। वो उसे देखना नहीं चाहती थी। 5 साल पहले अपने मंगेतर के साथ उसे जिस हाल में उसने देखा था, वो तस्वीर जैसे वापस उसके जहन में ताजा हो गई थी। अपराजिता अनामिका से इस कदर नफरत करती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड छीनने से भी नहीं कतराए। 5 साल पहले वो दिन उसके लिए मनहूस था। उसने एक साथ 2 आघात झेले थे। उसने अपनी इज्जत खो दी थी और अपना प्यार भी। अनामिका को इतना तो समझ आ गया था कि दुनिया में अच्छे इंसान जैसी कोई चीज नहीं थी। उसे तो अब मर्द जात से भी नफरत होने लगी थी। अपराजिता, अनामिका और उसके बेटे के लिए गेस्ट रूम रेडी करवाओ, मिस्टर चंदेल ने हालात को भांपते हुए कहा। नहीं डैड, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जागृति के घर जाने वाली हूँ, अनामिका ने अपने डैड से कहा। तो उसके डैड ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, लेकिन बेटा, जब तुम्हारा अपना घर है, फिर तुम किसी और के घर क्यों रहना चाहती हो? ऐसी बात नहीं है डैड, मेरे लिए जागृति मेरी बहन जैसी है, और फिर वो भी विहान से मिलकर बहुत खुश होगी, तो मुझे उसके घर जाना ही चाहिए। नानू, मैं भी जागृति मासी से मिलना चाहता हूँ, विहान ने जल्दी से अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहा। ठीक है, जैसी तुम दोनों की इच्छा, मिस्टर चंदेल ने भारी मन से कहा। उन्हें ये सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लगा कि वो दोनों यहाँ नहीं रहने वाले, लेकिन वो अपने मन का दुख बाहर जाहिर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विहान को अपने साथ गार्डन में चलने के लिए कहा। विहान ने भी खुशी से उनका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों उसी वक्त बाहर चले गए। अनामिका उनके साथ नहीं गई। उसके डैड अपने नाती के साथ अकेले वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए उसका उन दोनों के बीच ना जाना ही बेहतर था। सिस, तुम वापस क्यों आई? क्या तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगा? अपराजिता ने अनामिका के सामने आकर कहा। वो ये कहते हुए बेशक मुस्कुरा रही थी, लेकिन अनामिका बहुत अच्छे से जानती थी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ वापस आ सकती हूँ, समझी तुम? अनामिका ने गुस्से से कहा। उनसे कुछ दूर खड़ी मानसी उन दोनों की बहुत ध्यान से देख रही थी। अनामिका 5 सालों में बहुत बदल गई थी। वो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी। उसने अपनी बेटी अपराजिता की तरफ देखा। वो बुरी नहीं थी, लेकिन अनामिका के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। अब मुझे समझ आया कि तुमने निशांत से शादी क्यों नहीं की। तुम्हारे बेटे की उम्र के हिसाब से तुम रिलेशनशिप में रहते हुए उसे धोखा दे रही थी। अपराजिता ने आखिर अपनी कड़वी जुबान खोल ही दी। इस वक्त अनामिका उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 5 साल पहले असल में क्या हुआ था और उसने क्या देखा था, इसका जिक्र वो अपराजिता से नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा तो तुम समझ गई, चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसे रख लो। अनामिका को लगा था कि अपराजिता बदले में नाराज हो जाएगी और उसके सामने से चली जाएगी, लेकिन बदले में जो कुछ भी अपराजिता ने कहा उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इतने सालों से उसे लगता रहा कि पीछे छूट चुकी चीजों से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपराजिता के शब्दों ने उसके दिल में जैसे खंजर उतार दिया था। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।